और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर यह है कि 2024 में यानी लोकसभा चुनाव जो अगला होगा, मोदी विरोध का क्या सबसे पहला और सबसे बड़ा चेहरा बनने की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार मोदी से अलग हो जाएंगे, ये तो हमने आपको कल बताया था। लेकिन नीतीश का अगला प्लान क्या है? क्या नीतीश का प्लान है कि वो मोदी के सामने सबसे बड़ा चेहरा हो 2024 में? अब तक बहुत से विरोधी चेहरे सामने आए हैं, उसमें कौन कौन से चेहरे, उस रेस में क्या नीतीश कुमार सबसे आगे हो जाएंगे? देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भीड़ मेरे आगे आप देख रहे हैं, जिसमें आप देखिए ममता बनर्जी, राहुल गांधी, उसके बगल में आप शरद पवार और केसीआर को देख रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार, क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए गठबंधन से अलग होकर इस गुट का हिस्सा बन जाएंगे? इस गुट में सबसे आगे, यहां सबसे आगे खड़े हो जाएंगे आकर नीतीश कुमार और 2024 में मोदी विरोध का चेहरा होंगे? क्या नीतीश कुमार, सवाल यह है, क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? क्या नीतीश कुमार यह तय कर चुके हैं कि एक साल बाद यानी 22 के बाद 23 और उससे पहले 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी? एक बार फिर से मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा बनने की तैयारी कर रहे हैं नीतीश। ये रिपोर्ट देखिए। 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूं, ये जन्म तो छोड़ दीजिए। 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूं, ये जन्म तो छोड़ दीजिए। तो आप पालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये असंभव है, असंभव। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखने लगे हैं? क्या 2024 चुनाव से पहले मोदी विरोध का नया चेहरा नीतीश कुमार होंगे? आरसीपी सिंह के साथ विवाद तो बहाना है, दरअसल नीतीश को महागठबंधन के साथ फिर से जाना है। 2020 में बीजेपी से कम सीटें आने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2 साल के अंदर ही नीतीश फिर पलटी मारेंगे। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अनेकों बार आपत्तिजनक बयान आए जो गठबंधन धर्म के बिल्कुल विपरीत था। यहां तक कि मेरे ऊपर जो कुछ भी कहा गया तो आरजेडी के अध्यक्ष माननीय लालू जी ने भी कोई स्पष्ट तौर पर कोई बात नहीं कही, लेकिन हमने इन सब चीजों को झेला है, एक बार नहीं अनेक बार। सवाल यह है कि ऐसा क्या हो गया कि नीतीश को फिर आरजेडी के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है? क्या नीतीश मोदी से दोस्ती तोड़कर 2024 में मोदी विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बनने की तैयारी कर रहे हैं? हालांकि कभी नीतीश के बेहद करीबी रहे आरसीपी नीतीश के पीएम बनने के सवाल पर अपने ही अंदाज में ताना मार रहे हैं। 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूं, ये जन्म तो छोड़ दीजिए। तो नीतीश के साथी को आप सुन रहे थे, कह रहे थे नीतीश 7 जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। लेकिन नीतीश पिछले 1 महीने से फूले हुए चल रहे हैं, नाराज। क्यों नाराज है और उसकी तस्वीर दिखाएं। यह पहली तस्वीर देखिए, यह है 17 जुलाई की, जब गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई तिरंगा यात्रा को लेकर, अमृत महोत्सव को लेकर। लगभग सभी मुख्यमंत्री इस बैठक में पहुंचे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे 17 जुलाई को। अगली तस्वीर दिखाइए, यह 22 जुलाई की तस्वीर, जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब का फेयरवेल था, विदाई थी, उस वक्त लगभग सभी मुख्यमंत्री पहुंचे। 22 जुलाई को भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। अगली तस्वीर दिखाइए, 25 जुलाई, जब नई राष्ट्रपति ने शपथ ली, उस वक्त भी सभी सीएम पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। और 7 अगस्त, अगली तस्वीर दिखाइए, 7 अगस्त प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई, सभी मुख्यमंत्री पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। यह बताता है कि नीतीश दरअसल नाराज चल रहे हैं। यह बताता है कि नीतीश ने तय कर लिया है कि उन्हें एनडीए से अलग होना है। देखिए जरा, हुआ क्या पिछले कुछ दिनों में? हुआ ये कि लंबे समय से बीजेपी से दूरी बना रहे थे नीतीश कुमार, धीरे धीरे ही सही।
कल नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए, नदारद रहे। कुछ महीने से अहम बैठकों से भी नीतीश कुमार ने दूरी बना ली। प्रधानमंत्री की कोरोना पर जो बैठक बुलाई गई उसमें भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। रामनाथ कोविंद के सम्मान में भोज दिया गया, उसमें भी नीतीश कुमार गायब थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ समारोह में भी नीतीश कुमार नहीं गए, तस्वीर भी मैंने दिखाई। बिहार के बीजेपी नेताओं से भी नहीं मिल रहे हैं नीतीश कुमार, बीजेपी नेताओं से खुलकर बात तक नहीं कर रहे हैं नीतीश। सवाल यह है, 2020 चुनाव में ही विवाद की शुरुआत हुई थी, अगर आपको याद हो। हुआ ये कि चिराग पासवान के अलग से चुनाव लड़ने से नीतीश नाराज थे और चिराग ने क्या किया, चिराग की वजह से जेडीयू की सीटों को नुकसान हुआ, क्योंकि चिराग ने जहां जहां नीतीश ने कैंडिडेट उतारा वहां वहां अपना कैंडिडेट उतार दिया, और जहां बीजेपी का कैंडिडेट था वहां चिराग पासवान ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए खुद को हनुमान कहा था कि वो मोदी के हनुमान है। विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह पर भी विवाद हुआ, आपको याद होगा। तस्वीर को लेकर कार्यक्रम में नीतीश की फोटो नहीं लगी थी। ये है नीतीश की नाराजगी। तो आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे, दोनों को सुनिए। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा। तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। इसका मतलब जो आप लोग आरोप लगा रहे थे कि वो हमने जो बात कही थी वो सच साबित हुई, और मुख्यमंत्री जी को उन्होंने खुद कहा, उन्होंने सूचना दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जाइए बनिए, तो जाके मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हो ही गया तो जाके बनिए, तो बन गए। लेकिन सर खिचड़ी पक रही है, इस तरीके की बातें। अरे भाई, ये खिचड़ी, ये अफवाहों का बाजार गर्म है, ये खिचड़ी पकने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी खिचड़ी पर, ऐसे खिचड़ी पर विश्वास नहीं करता। तो अश्विनी चौबे कह रहे हैं खिचड़ी तो पक रही है, लेकिन बड़ी खबर खिचड़ी पक रही है तभी ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने फोन लगा दिया है नीतीश कुमार को। लगातार सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को फोन किया है, नीतीश कुमार से फोन पर बात की है। बेवजह ये अफवाह नहीं, कहीं आग है तभी ये धुआं है। अमित शाह ने नीतीश कुमार को फोन लगाया है और सवाल इस बीच ये है, मैं आपको बताऊं कि दरअसल ये खिचड़ी ऐसे नहीं पक रही है। नीतीश को ये डर था कि उनका हाल भी उद्धव ठाकरे जैसा हो जाएगा। नीतीश को ये लग रहा था कि उनकी पार्टी में भी एक नाथ शिंदे है, और वो एक नाथ शिंदे कौन, आरसीपी सिंह। नीतीश को ये डर सता रहा था कि उनका हाल भी महाराज जैसा ना हो जाए। क्यों, देखिए जरा, मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि वहां भी एक नाथ शिंदे थे जिनकी अंतरात्मा की आवाज कुछ गवाही दे रही थी। हुआ ये, बगैर नीतीश की, आरसीपी कौन है ये मैं आपको बता रहा हूं, बगैर नीतीश की सहमति के आरसीपी सिंह को केंद्र में मंत्री बना दिया गया। यानी जेडीयू के नेता आरसीपी, जेडीयू के अध्यक्ष आरसीपी और मोदी सरकार में मंत्री बन गए नीतीश के बिना ग्रीन सिग्नल के। यह बहुत बड़ी बात है। नीतीश केंद्र में चाहते थे 3 मंत्री पद। हुआ यह कि कैबिनेट को लेकर आरसीपी ही बीजेपी से बात कर रहे थे, नीतीश सीन में नहीं थे। एक सीट पर आरसीपी मान गए। नीतीश कितनी चाहते थे? 3। आरसीपी अध्यक्ष थे तो 1 पर ही मान गए, और खुद आरसीपी केंद्र में मंत्री भी बन गए। इससे नीतीश बेहद नाराज थे दरअसल, और राज्यसभा के लिए दोबारा टिकट नहीं दिया गया। नीतीश की नाराजगी है कि आरसीपी की राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो गई और दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा। जेडीयू का दावा है कि पार्टी विरोध में काम कर रहे थे आरसीपी। महाराष्ट्र की तर्ज पर पार्टी को तोड़ना चाहते थे। जेडीयू में रहकर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया गया उन पर। आरसीपी पर जेडीयू ने गंभीर आरोप लगाए हैं, और आरसीपी का मन, जेडीयू का कहना है आरसीपी का मन कहीं और है और तन जेडीयू में। नीतीश के कहने पर ही आरसीपी दरअसल सियासत में आए। आईएएस थे, वीआरएस लेकर जेडीयू में शामिल हुए थे, और आरसीपी को नीतीश का राइट हैंड, दाहिना हाथ भी कहा जाता था। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विवाद के बाद जेडीयू ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया आरसीपी पर। नालंदा में अवैध तरीके से संपत्ति बनाने का इल्जाम। आरसीपी को बाकायदा कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है, और इसके बाद आरसीपी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल यह है कि आरसीपी क्या
वाकई वजह है या आरसीपी बहाना है महागठबंधन में नीतीश को जाना है? सुनिए जरा, आरसीपी के एक बहुत करीबी बता रहे हैं जिनका नाम है कन्हैया सिंह। हकीकत क्या है, सुनिए। मैक्सिमम विधायक माननीय आरसीपी सिंह के साथ हैं, व्यक्तिगत रूप से, पॉलिटिकल रूप से, क्योंकि इन सारे विधायकों की जो आस्था है वो रामचंद्र बाबू के साथ है। हम तो कह रहे हैं कि 45 के 45 जो विधायक हैं, जो 43 उनमें से चुन के आए थे, उनमें से सब के सब माननीय रामचंद्र बाबू जी के साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। और उस षड्यंत्र के प्रति अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क हैं। कोई षड्यंत्र यहां चलने वाला नहीं है। और बिहार में सियासी उठापटक के बीच बिहार से दिल्ली तक हलचल बढ़ गई है। हलचल बढ़ गई है, बड़ी बड़ी बैठकें शुरू होने जा रही है। मैं आपको दिखाऊं, देख रहे हैं नीतीश कुमार की आज की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बिहार पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाया, लोगों से नीतीश कुमार मिले। लेकिन कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है, कल बड़ी बड़ी बैठकें होने वाली हैं। इन बड़ी बैठकों में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कल जो कुछ बिहार में होगा उससे दिल्ली में भी भूचाल आ सकता है। देखिए जरा, आपके सामने आ गए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, उसके बगल में तेजस्वी, राहुल गांधी और शहनवाज हुसैन। खबर पहली यह है कि बिहार की सियासत में अगले कुछ घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। कल नीतीश कुमार ने बुलाई है जेडीयू की बैठक। पहली चीज, जेडीयू के विधायकों और सांसदों को नीतीश कुमार ने बुलाया है। क्या कोई बड़ा फैसला ले लेंगे? बैठक के बाद कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, पहली बात। और बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का भी फैसला हो सकता है और इसमें ऐलान किया जा सकता है। आरजेडी ने भी कल विधायकों की बैठक बुलाई है, यानी तेजस्वी ने भी अपने विधायकों को बुलाया है। जेडीयू के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा होगी, तेजस्वी भी चर्चा कर सकते हैं। सभी विधायकों को पटना में रहने को कह दिया गया है कि सभी पटना में मौजूद रहें। कांग्रेस ने भी विधायकों की बैठक बुला ली है, कांग्रेस भी तैयार कर चुकी है। सभी विधायकों को पटना में रहने को कहा है कांग्रेस ने। और बिहार कांग्रेस प्रभारी पटना रवाना हो गए हैं। खबर यह है, एक्शन ये है कि इस घमासान के बीच शहनवाज हुसैन, बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। मंत्री शहनवाज हुसैन और रविशंकर प्रसाद को दिल्ली बुलाया गया, इस तरह की खबरें हैं। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं। लेकिन आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार आरजेडी से गठबंधन तोड़कर गए थे, अब उन्हें प्रायश्चित और पश्चाताप करना पड़ेगा, तभी वापसी होगी। सुनिए जरा। कुमार को आप तो पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार माफी मांग के आए तो हम लोग मानने के लिए तैयार हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकारें। नहीं, वो आपसे कह चुके हैं कि हम माफी मांगने के तैयार हैं। नहीं, आपने कहा था ना, आप प्रपोजल दी, कहा था, तो क्या वो आपसे कह चुके हैं कि अब तैयार हैं? तो आप फिर से बोलना चाहते हैं कि आप माफी मांग के आए? मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बात को क्यों आप हमसे दोहराना तहरियाना चाहते हैं। शब्दों को बदलने में हम लोग विश्वास नहीं करते। अलटने पलटने का एक ही है दुनिया। कभी गंदे की तरफ पलटा जाता है आदमी और कभी अच्छे तरफ भी आकर के अपने को पलट लेता है। अब सवाल है कि पलटू राम जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे हैं तो गंदगी की तरफ वो गए थे, पलटू राम कहे थे। अब वो अच्छे की तरफ के पलटना चाहने का उनकी कल्पना हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको क्या स्वीकार करेंगे, मैं नहीं जानता हूं। तो आपने सुन लिया जगदानंद को। लेकिन बड़ी खबर इस बीच आ रही है, किसी भी वक्त बिहार में कुछ भी हो सकता है। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए। बड़ी खबर, नीतीश के समर्थन को तैयार है कांग्रेस पार्टी। अमित शाह ने नीतीश को फोन किया। खबर यह है कि अब नीतीश के समर्थन को कांग्रेस तैयार हो गई है। कांग्रेस विधायकों की बैठक में फैसला हुआ है, नीतीश कुमार अगर साथ आते हैं तो कांग्रेस उन्हें समर्थन दे सकती है। बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है, गठबंधन से बाहर आने की शर्त रखी थी। लेकिन खबर यह भी है कि नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी को फोन लगा दिया। नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी को फोन किया, सोनिया गांधी से फोन पर बात हुई है। तो सवाल यह है कि आखिर नीतीश की सोनिया से क्या बातचीत हुई? क्या नीतीश भी तय कर चुके कांग्रेस का साथ चाहते हैं या नीतीश के दिमाग में कुछ और चल रहा है? देखिए जरा। तो सवाल यह है, नीतीश कुमार ने फोन उठाया इस हलचल के बीच, इस सियासी भूचाल के बीच, और पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने सोनिया को फोन लगाया। 2024 से पहले एक्शन में है नीतीश कुमार, ये बेवजह नहीं है।
नीतीश ने सोनिया गांधी से फोन पर बात की है। फोन पर लंबी बातचीत हुई, दोनों के बीच खबर है काफी देर तक बातचीत हुई। बिहार में घमासान के बीच दोनों में यह बात हुई है। हालांकि दोनों पार्टी ने इस पर अब तक कुछ नहीं कहा है कि क्या बात हुई, लेकिन खबर है गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। और इस बात के बाद ही जो बड़ी खबर मैंने आपको बताई कि कांग्रेस तैयार है नीतीश को समर्थन देने के लिए। 2015 में भी महागठबंधन की सरकार थी और 2024 से पहले गठबंधन तोड़ेंगे नीतीश, ये परिस्थितियां बन रही हैं। 24 में विपक्ष का चेहरा बनने की कवायद हो सकती है, एक ये, और दूसरा इस तरह की भी खबरें हो सकती हैं क्योंकि विधायक इस वक्त तेजस्वी के पास ज्यादा है, नीतीश के पास कम है। तो नीतीश क्या ये भी बात करना चाहते हैं कि जब गठबंधन हो आरजेडी और कांग्रेस का, उसमें मुख्यमंत्री मैं ही रहूं। बहरहाल खबर यह है इस बीच कि डील तो हो गई, लेकिन लालू और तेजस्वी की बात करूं, नीतीश और तेजस्वी की जो डील हुई है, जो गले मिल रहे हैं, ये गले मिल रहे हैं, दिल मिलेंगे क्या? बड़ी बात यह है क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के बहुत गले मिले। सियासत में कब कौन गले मिले और कौन कब तलाक ले ले कोई नहीं जानता। गले तो मिल रहे हैं, लेकिन क्या दिल भी मिलेंगे? और दिल मिलेंगे तभी विधानसभा में बहुमत मिलेगा और कुर्सी भी मिलेगी। ये कैसे होगा देखिए, ये आपके सामने आ गया विधानसभा। नीतीश एक बार फिर आरजेडी से हाथ मिलाने वाले हैं। खबर यह है नीतीश की पार्टी जेडीयू ने इसके साफ साफ संकेत दे दिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर डील फाइनल हो गई है क्या? फाइनल होगी तो कैसे बनेगी सरकार? नीतीश की ओर से बस केवल औपचारिक ऐलान बाकी है। आरजेडी ने भी नीतीश के साथ सरकार बनाने के संकेत दे दिए हैं। आरजेडी ने कहा है कि बिहार में अस्थिरता नहीं आने देंगे। सूत्रों के मुताबिक 11 अगस्त तक नई सरकार भी बन जाएगी। खबर यह है कि नई सरकार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तेजस्वी यादव एक बार फिर डिप्टी सीएम बनेंगे और तेजस्वी के पास गृह मंत्रालय भी रहेगा। सोर्सेस से जानकारी मिल रही है विधानसभा का स्पीकर आरजेडी का होगा, यानी तेजस्वी की पार्टी का। कांग्रेस कोटे से भी मंत्री बनेंगे। और अब आपके सामने विधानसभा की स्थिति में दिखा रहा हूं, देखिए जरा। जेडीयू के पास 45 विधायक है, यानी नीतीश कुमार के पास है 45 एमएलए। आरजेडी के पास 79, कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16 मिलाकर कुल जो सीटें हैं 243 है। और बहुमत के लिए चाहिए 122। ये कैलकुलेशन जो है, इनका जो योग है, इन सीटों को मिलाकर बहुमत से 37 ज्यादा विधायक हो जाएंगे नीतीश अगर आरजेडी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाएंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, मैं सुनिए आरजेडी के सांसद मनोज झा क्या कह रहे हैं इस गठबंधन और इस खिचड़ी को लेकर। सुनिए। मैं तो नहीं जानना चाहता कि ऐसी संभावनाएं कौन बता रहे हैं आपको। ऐसी संभावनाएं तो हमें कम से कम नहीं दिख रही हैं। और अगर राष्ट्रपति शासन, पहले तो ये तय हो कि क्या हो रहा है, अभी तो सिर्फ बयानबाजी हो रही है। बयान असहज कर रहे हैं बिहार के सरोकारों को, तो देखा जाए आगे क्या होता है। वो बिहार जो आदेश करेगा वो किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष वही करेंगे जो बिहार का आवाम आदेश करे। तो सवाल यह है, क्या नीतीश ऐसा सोच रहे हैं? सियासत में कोई भी चीज कब बतानी है, कब कहनी है, ये इसके लिए बहुत प्लानिंग होती है। तो मनोज झा जो भी अभी कह रहे हैं वो अभी प्लानिंग का उनका हिस्सा नहीं, क्योंकि फैसला नीतीश कुमार को करना है, आरजेडी को नहीं। आइए अब आपको बताऊं, लेकिन नीतीश कुमार सवाल ये पहले भी मुंह जला चुके हैं। कहते हैं दूध का जो जला है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। बिहार में नीतीश की पार्टी जेडीयू और लालू की पार्टी आरजेडी ने साथ मिलकर सरकार बनाई। 2015 में आरजेडी जेडीयू ने साथ साथ चुनाव लड़ा। तब लालू ने जमकर प्रचार किया था और महागठबंधन के पक्ष में वोट मांगा था। तब लालू ने आरक्षण वाले बयान पर बीजेपी को घेरा था और इसका फायदा चुनाव में मिला था। आरजेडी जेडीयू कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला था। तब लालू के दोनों लाल नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने थे। तेजस्वी डिप्टी सीएम बन गए थे और तेज प्रताप को भी कैबिनेट में जगह मिल गई, अहम मंत्री पद मिला था। दूसरे नंबर पर तेजस्वी, तीसरे नंबर पर तेज प्रताप ने शपथ ली थी। लेकिन 2 साल से पहले ही घमासान हो गया। 20 महीने में ही नीतीश को का मोह भंग हो गया। सुशील मोदी ने लालू परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तेजस्वी के इस्तीफे की मांग उठ रही थी। लालू ने साफ कर दिया था कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। इसके बाद नीतीश ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था।
ये अभी कोई भूला नहीं है। और आइए अब मैं आपको सुनवा देता हूं उस वक्त। लेकिन आखिर सवाल यह है कि आखिर ये हालात बने क्यों थे, क्यों आखिर गठबंधन से टूटा ये, यानी नीतीश ने क्यों ये गठबंधन तोड़ा था, आरजेडी से क्यों अलग हुए थे वो, ये आप देख रहे हैं। आरजेडी के साथ पहले भी सरकार बना चुके हैं नीतीश कुमार। 5 साल पूरे होने से पहले ही साथ छोड़ दिया था उस वक्त। तब नीतीश ने भ्रष्टाचार के नाम पर आरजेडी का साथ छोड़ा था, तेजस्वी का साथ छोड़ा। दरअसल 2015 में जेडीयू और आरजेडी ने साथ चुनाव लड़ा था। इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बनी थी, और लेकिन एक समय के बाद दोनों दलों में खींचतान बढ़ती गई, और यह खींचतान ऐसे बढ़ी कि बड़ी पार्टी के नाते आरजेडी ने नीतीश पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इसमें शामिल यह था, इसी दौरान प्लीज फास्ट मूव कीजिए, इसी दौरान लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और नीतीश को गठबंधन से बाहर आने का बहाना मिल गया उस वक्त, जिसके बाद नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और 2020 का चुनाव भी बीजेपी के साथ लड़ा और उसके बाद सत्ता में आए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, नीतीश की बाइट सुनवाने जा रहा हूं, वो बयान नीतीश कुमार का, जब नीतीश ने कहा था कि किस हालात में तेजस्वी और आरजेडी से वो अलग हुए। आज नीतीश को वो वक्त याद करना चाहिए, सुनिए। कोई दूसरा विकल्प नहीं, महागठबंधन की सरकार चलाने का हमने अपनी क्षमता भर और गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हमने पूरी कोशिश की। कई प्रकार की कठिनाइयां आती रही और जो समाचार पत्रों में, मीडिया में वो बातें उछलती रही, मैंने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। खासकर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अनेकों बार आपत्तिजनक बयान आए जो गठबंधन धर्म के बिल्कुल विपरीत था। यहां तक कि मेरे ऊपर जो कुछ भी कहा गया तो आरजेडी के अध्यक्ष माननीय लालू जी ने। लेकिन एक बुनियादी सवाल है, नीतीश के ऊपर आरोप लगता है वो कभी भी धोखा दे देते हैं, कभी भी पलटी मार देते हैं। जो उनके सबसे करीब होते हैं उनको कब वो किनारे लगा दें कोई नहीं जानता। नीतीश के जो सबसे करीबी रहे हैं वो आज उनसे सबसे दूर हैं। ऐसा क्यों? और ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिनके साथ ऐसा हुआ है अतीत में। देखिए जरा, सबसे पहले 2007 में जॉर्ज फर्नांडिस साहब की बात कर रहा हूं, जो इस दुनिया में नहीं है। 2007 में पार्टी अध्यक्ष पद से जॉर्ज फर्नांडिस को हटा दिया, जबकि जॉर्ज फर्नांडिस साहब पार्टी के कद्दावर नेता थे, जेडीयू के संस्थापक थे और नीतीश के गुरु भी थे। शरद यादव भी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इसके अलावा शरद यादव और नीतीश में खूब बनती थी एक दौर में, लेकिन नीतीश ने शरद यादव को भी किनारे लगा दिया। शरद ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ने का विरोध किया था दरअसल। अगला नाम है उपेंद्र कुशवाहा। कभी उपेंद्र कुशवाहा भी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, और लेकिन नीतीश और उपेंद्र में दूरियां बढ़ने लगी जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को किनारे लगा दिया गया। हालांकि अब कुशवाहा नीतीश की माला जप रहे हैं। अगला नाम है प्रशांत किशोर। कभी प्रशांत किशोर को पार्टी का भविष्य माना जाता था, अब यही जेडीयू को लीड करेंगे। नीतीश के बाद जेडीयू के उत्तराधिकारी के तौर पर चर्चा भी होती थी प्रशांत किशोर की, लेकिन नीतीश से मतभेद हुआ और पार्टी से किनारे लगा दिए गए। तो इसी तरह यह लिस्ट बहुत लंबी है और इसीलिए चिराग पासवान हमला कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि नीतीश कुमार सियासत के मंझे खिलाड़ी हैं, कब किसको किनारे लगा दे कोई नहीं जानता। कंस मामा ने देवकी मां के सारे पुत्रों का एक एक करके वध करते गए। क्यों? सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। मुख्यमंत्री जी का भी इतिहास भैया बहुत लंबा रहा है, कितनों का इन्होंने राजनीतिक वध नहीं किया। शरद यादव जी के हाल देख लीजिए, जॉर्ज साहब का क्या हाल हुआ। अपने ही नेताओं को इन्होंने किस तरीके से प्रताड़ित किया, क्या जनता भूल सकती है इस बात को? प्रशांत किशोर जी के साथ इन्होंने क्या किया, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ इन्होंने क्या किया, तो किसको इन्होंने छोड़ा भैया? बहुत लोगों को आशंका इस बात की है कि साहब नीतीश जी जो है वहां अनकंफर्टेबल और सहज महसूस कर रहे हैं।
अभी हम नहीं जानते हैं कि क्यों असहज महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि अभी तो अमित शाह भी आके कह गए कि हाँ साहब नीतीश जी के ही नेतृत्व में होगा, या प्रधान जी आए थे उसके पहले वो भी कह गए थे। तो क्या है ये हम ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की अंतरात्मा तब तक जागती है जब तक उनकी कुर्सी डोलती है, और उनकी अंतरात्मा की आवाज उनको स्थिर कुर्सी का पता बताती है कि भैया इनके साथ कर लीजिए। तो महागठबंधन में रहेंगे तब भी मुख्यमंत्री आप रहेंगे, एनडीए में जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री आप रहेंगे, वापस महागठबंधन में जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री आप रहेंगे। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के हर तरह से योग्य हैं। आज हम कोई दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने की हर तरह की योग्यता रखते हैं। भाई सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार योग्यता रखते हैं, ये कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन पुराने आरसीपी कह रहे हैं 7 जन्म तक पीएम नहीं बन सकते। आज की अगली बड़ी खबर है, चेहरा आप पहचानते होंगे, नजदीक से दिखाइए जरा। अब जेल में कटेगी राउत की रात। ये संजय राउत नजर आ रहे हैं आपको, अंदर जेल चले गए, ऑर्थर रोड जेल चले गए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं संजय राउत को, एमबीएस दीजिए। जब संजय राउत को जेल में लेकर आया गया, ऑर्थर रोड जेल का गेट देख रहे हैं जो पीले रंग का आप देख रहे हैं, इस जेल में लेकर आया गया। अब अगले 14 दिन तो यहीं कटने वाले हैं संजय राउत के। अगली तस्वीर दिखाई जरा जेल की, ये है ऑर्थर रोड जेल। अब इसी जेल में संजय राउत रहेंगे, इसी जेल में उनके पुराने साथी भी हैं, कुछ और मंत्री भी हैं अंदर, इंतजार कर रहे हैं संजय राउत के साथ। जरा सुनिए जरा संजय राउत जब जेल पहुंचे तो क्या कह रहे थे, सुनिए। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। चलिए, तो संजय राउत को आप सुन रहे थे, लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं संजय राउत को। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं इस वक्त संजय राउत जेल में। संजय राउत जेल में रहेंगे अगले 14 दिन तक। पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत को 14 दिन जेल भेजा है, न्यायिक हिरासत में भेजा है संजय राउत को 14 दिन के लिए। 22 अगस्त तक इसी तरह ऑर्थर रोड जेल में रहना है संजय राउत को। अगले 14 दिन तक जेल में ही उनकी रात कटेगी। सामान्य कैदियों की तरह शिफ्ट कर दिए गए हैं, अब कोई शेरो शायरी नहीं होगी बड़े वक्त तक। दूसरे कैदियों की तरह कंबल और चादर भी दे दिया गया अंदर। जेल में सुबह 6 बजे उठ जाना होगा सभी कैदियों की तरह उन्हें। सुबह 7 बजे उन्हें नाश्ता मिलेगा और जेल में 11 बजे लंच टाइम होगा, लंच भी टाइमली मिलेगा। रात का खाना 8 बजे तक संजय राउत को मिल जाएगा। राउत के वकील ने याचिका दाखिल की है बाकायदा इसके लिए। घर का खाना देने की इजाजत मांगी गई थी कि उन्हें घर का खाना दिया जाए। दवाई देने की भी इजाजत मांगी गई है राउत के लिए, और हृदय रोग का हवाला दिया गया, कहा गया वो हार्ट पेशेंट है। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी दाखिल की गई है और कोर्ट ने घर पर खाना और दवा की इजाजत दी है। इसलिए ईडी कस्टडी की तरह जेल में ये सामान्य सुविधा उन्हें मिलेगी। आइए मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा संजय राउत के भाई सुनील राउत क्या कह रहे हैं जब भाई जेल में गया है। सुनील राउत को सुनिए। जो उनको देखो, आपको पता होगा लास्ट 9 दिन से संजय राउत जी जेल ईडी के कस्टडी में थे, लेकिन आज उनको जेल कस्टडी हुआ है और जेल कस्टडी के हिसाब से आज संजय राउत साहब को ऑर्थर रोड जेल में लाया है। बेल के लिए कभी जाएंगे? बेल के लिए कब जाएंगे? ये सब चर्चा में हमारे वकीलों से होगी, तब हम लोग चर्चा करवा के जेल बेल के लिए। उद्धव जी से बात हुई? उद्धव जी से बात हुई है इसको लेकर? उद्धव साहब कंटिन्यू हमारे कांटेक्ट, उद्धव साहब है ही, लेकिन देश के सभी बड़े नेता हमारे कांटेक्ट में। और आइए अब आपको बताता हूं कि क्या हुआ आखिर कि संजय राउत को जेल में जाना पड़ गया। पैसा और किससे पैसा लिया, कौन सा घोटाला, 1000 करोड़ का घोटाला। और इस घोटाले में क्या है देखिए जरा, ये नोट दिख रहे हैं आपको। आरोप यह है कि संजय राउत के दोस्त प्रवीण राउत, संजय राउत के एक दोस्त है प्रवीण राउत। प्रवीण राउत एचडीआईएल के डायरेक्टर हैं। एचडीआईएल कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। कंपनी को 3000 फ्लैट बनाने का ठेका मिला।
और एचडीआईएल से प्रवीण को 112 करोड़ रुपए मिले। एचडीआईएल ने प्रवीण को ठेका दिया और 112 करोड़ रुपए दिए। प्रवीण ने संजय राउत को ये पैसे ट्रांसफर कर दिए। आरोप ये 1 करोड़ से ज्यादा राउत के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। क्यों? राउत की पत्नी वर्षा के खाते में 83 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। प्रवीण की पत्नी ने 2010 में 83 लाख रुपए भेजे, यानी संजय राउत के जो दोस्त थे प्रवीण, उनकी पत्नी ने भी 83 लाख भेजे। प्रवीण राउत से पैसे लेकर प्रॉपर्टी खरीद ली गई। उस पैसे की प्रॉपर्टी खरीद ली संजय राउत एंड फैमिली ने। वर्षा राउत ने दादर में एक फ्लैट खरीद लिया और अलीबाग में भी जमीन की डील हो गई। इसके अलावा लैंड डील में सारा पैसा कैश में दिया गया। प्रवीण से पैसे लेकर विदेश की यात्रा भी की, यह भी आरोप है। अब ईडी ने राउत परिवार पर शिकंजा कसा है। दरअसल संजय राउत की 9 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। वर्षा राउत की भी 2 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। 31 जुलाई को संजय राउत की गिरफ्तारी हुई थी और शनिवार को पत्नी वर्षा राउत से भी पूछताछ की गई है। बाकायदा ईडी ने वर्षा राउत से 9 घंटे तक सवाल जवाब किए थे। आइए अब मैं आपको बताता हूं, संजय राउत तो आर्थर रोड जेल में चले गए, लेकिन 2 पुराने साथी अंदर मिलने वाले हैं। जेल में 2 पुराने साथी भी मिलेंगे। एक है नवाब मलिक और दूसरे हैं अनिल देशमुख। ये दोनों जेल में है, तो संजय राउत के दोनों पड़ोसी होंगे जेल के अंदर। आइए आपको दिखाता हूं, संजय राउत से हो सकता है मुलाकात भी हो, नवाब मलिक और अनिल देशमुख की, और जो कुछ किया सरकार में रहने के दौरान उस पर भी चर्चा हो, उस पर भी बातचीत कर सके। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं आर्थर रोड जेल। तो सबसे पहले संजय राउत उसी जेल में, अनिल देशमुख उसी जेल में और नवाब मलिक उसी जेल में। संजय राउत जेल में भ्रष्टाचार की त्रिमूर्ति अंदर दिखेगी। शिवसेना के सांसद और संजय राउत पात्रा चौल घोटाले में आरोपी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप संजय राउत पर हैं। अगला नाम है नवाब मलिक, वो भी आर्थर रोड जेल में, इसी जेल में बंद है नवाब। 7 मार्च 2022 से आर्थर रोड जेल में नवाब मलिक। उद्धव सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री रहे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं। डी कंपनी से संबंध के आरोप में नवाब मलिक जेल गए। दाऊद गैंग से जमीन खरीदने के आरोप नवाब मलिक पर हैं। 3.5 करोड़ की जमीन 30 लाख रुपए में खरीदी थी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी इनके ऊपर है। देखिए जरा, संजय राउत पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, नवाब मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, 3000 करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप नवाब मलिक पर है। आपराधिक साजिश का आरोप भी मलिक पर है। अब आग लीजिए अगला किरदार जो सबसे पहले जेल गया था, अनिल देशमुख। ये भी उसी जेल में है, तीनों मिलेंगे आपस में। 6 नवंबर 2021 से आर्थर रोड जेल में है। नवंबर तक 1 साल हो जाएगा उनको। उद्धव सरकार में ये गृह मंत्री रहे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता। अनिल देशमुख पर वसूली के आरोप है। पूरा वसूली गैंग चल रहा था, सोचिए मुंबई में। अधिकारियों के ट्रांसफर में रिश्वत का खेल चल रहा था, गृह मंत्री कर रहा था। मुंबई के पूर्व सीपी परमवीर सिंह ने ये आरोप लगाए थे और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का शिकंजा कसा। तो देखिए, संजय राउत भी मनी लॉन्ड्रिंग में, अनिल देशमुख भी मनी लॉन्ड्रिंग में और नवाब मलिक भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में। अब जरा सुनिए, जब 3 यार जेल के अंदर मिल रहे हैं तो सियासत भी गर्म है। सुनिए। देखिए, इतने दिन से वो उनकी कस्टडी में थे और पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। जो भी इनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए हों, जो भी चाहिए हों, ये तो दिखा रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हिरासमेंट ज्यादा हो रहा है। क्योंकि वो एक पॉलिटिकल अपोनेंट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ उन्होंने जम के लड़ाई लड़ी है और यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो एक एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी बन चुका है, वो बिल्कुल पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई चल रही है। कि ईडी ने खुद ही जुडिशियल कस्टडी की मांग की, कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया क्योंकि आगे और कोई बाकी तथ्य उनके पास नहीं रहा होगा। इसके लिए उन्होंने जेसी की मांग की और कोर्ट ने उसको ग्रहित धर के जुडिशियल कस्टडी में ले लिया। उनकी दवाइयां मेडिकल वगैरह के लिए उनको पहले से जो ऑर्डर थी उसी को कंटिन्यू रखा है। उनको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, वो एक हृदय के पेशेंट है, तो उनको उनकी दवाइयां उनके जो डॉक्टर ने लिख के दी है उसका आदेश है कि उनको घर का खाना और दवाइयां उनको उचित समय पे मिलनी चाहिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली बड़ी खबर है जिस पर पूरे देश की नजर है पिछले कई दिनों से। वो गालीबाज
गालीबाज त्यागी को योगी का दंड, योगी बख्शते नहीं किसी को, मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या फिर श्रीकांत त्यागी ही क्यों ना हो। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है, बड़ा दंड दिया है श्रीकांत त्यागी को। विजुअल भी दे सकते हैं आप प्लीज। तो योगी आदित्यनाथ ने क्या एक्शन लिया, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। श्रीकांत त्यागी, ये तस्वीरें ऑडियो एम्बियंस के साथ। श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ बदसलूकी, बदजुबानी, गाली गलौज की थी। तो ये गाली देने वाला जो गालीबाज नेता था, योगी ने आज सुबह सुबह तड़के इसके घर बुलडोजर भेज दिया। पहली तस्वीर दिखाई, ये देखिए, फुल स्क्रीन लीजिए। ये देख रहे हैं त्यागी के घर योगी का बुलडोजर चला और जितना अतिक्रमण किया था बुलडोजर ने सब ढहा दिया। कैसे ढहा रहा है एम्बियंस दीजिए इसका, ये आप देख रहे हैं। ये सारा कुछ कंस्ट्रक्शन करके रखा था, इलीगल कंस्ट्रक्शन, अवैध निर्माण करके रखा था त्यागी ने, जिसे योगी के बुलडोजर ने ढहा दिया है। ये आप देख रहे हैं, ये चला योगी का बुलडोजर और रिपोर्ट दिखाइए योगी का जो एक्शन है वो कैसे हुआ। एक हाथ में विकास की छड़ी हो, लेकिन दूसरे हाथ पर माफियाओं की छाती पर चढ़ाने के बुलडोजर का स्टीयरिंग भी हो। यही है योगी आदित्यनाथ का दंड, यही है योगी का इंसाफ। धर्म, जाति और दल से ऊपर उठकर योगी का बुलडोजर बराबर न्याय करता है। नोएडा का श्रीकांत त्यागी हो या पूर्वांचल का अतीक या मुख्तार, बाबा का बुलडोजर कभी भेद नहीं करता। योगी के आदेश पर नोएडा अथॉरिटी से जो बुलडोजर निकला था, उसने दबंग त्यागी के पूरे रुतबे को जमींदोज कर दिया। पहले बदजुबान त्यागी के अवैध अतिक्रमण पर अथॉरिटी ने हथौड़ा चलाया और फिर उसके बाद सोसाइटी के बाहर खड़े बुलडोजर को बुला लिया। कुछ ही मिनटों में बुलडोजर ने दबंग त्यागी के रुतबे की ठोस को जमींदोज कर दिया। लोगों ने भी दबंग के खिलाफ इस कार्रवाई का ताली बजाकर स्वागत किया। योगी के खौफ से त्यागी इतना डरा कि कोर्ट में समर्पण की गुहार लगाई, लेकिन वहां भी उसे अभी 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। उधर योगी की पुलिस ने भी साफ कर दिया कि गुंडे त्यागी को छोड़ेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश शासन और डीजीपी यूपी की तरफ से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इस तरह की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अब देखिए जरा योगी का बुलडोजर कैसे चला है, ग्राफिक्स दीजिए। योगी का बुलडोजर, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं प्रतीक श्रीकांत का घर, और योगी का बुलडोजर पहुंचा और ढा दिया। बराबर से चला है। 9:10 पर, सुबह 9:10 पर योगी का बुलडोजर पहुंच गया उमेक्स ग्रैंड। 9:20 पर अथॉरिटी की टीम भी पहुंच गई और इसी तरह बुलडोजर आया। पहले क्या हुआ कि हथौड़ा आया, अथॉरिटी के लोगों ने 9:34 पर हथौड़ा चलाना शुरू किया, जो आगे उसने बाउंड्री बढ़ा ली थी। 9:34 पर उसके बाद मजदूरों ने अतिक्रमण जो था वो तोड़ना शुरू किया। 9:45 पर बुलडोजर लाया गया और उसके बाद बुलडोजर ने पिलर 9:47 पर गिरा दिए, जो आगे उसने पिलर खंबे खड़े कर रखे थे। 9:47 पर लकड़ी का जो निर्माण था उसे भी ध्वस्त कर दिया गया, गिरा दिया गया। अवैध कंस्ट्रक्शन भी ढा दिया गया पूरी तरह से। बुलडोजर का एक्शन पूरा हुआ 9:52 पर। तो चटपट सिर्फ कुछ मिनटों में योगी ने इंसाफ कर दिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस पर बारीक नजर बनाए हुए थे, क्योंकि योगी का राज्य नोएडा में इस तरह की हरकत करने वाला कोई शख्स, तो योगी उसे बख्श नहीं सकते। देखिए जरा योगी कैसे नजर बनाए हुए थे, ये आपको बताता हूं। तो योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ लगातार बुलडोजर एक्शन पर उनकी नजर थी। सीएम योगी खुद नजर बनाए हुए थे। योगी का गृह विभाग भी पूरी तरह से एक्शन मोड में, गृह सचिव खुद मॉनिटर कर रहे थे जो कुछ भी हो रहा था। अवनीश अवस्थी लगातार पुलिस के संपर्क में थे उस दौरान।
पुलिस से पल पल की अपडेट ले रहे थे कि क्या एक्शन हो रहा है। पुलिस की 12 टीमें बाकायदा सर्च में लगी हुई थी उस वक्त। यूपी एसटीएफ को भी तलाशी के लिए तलाश में लगाया गया इस मामले में, यानी स्पेशल टास्क फोर्स भी उत्तर प्रदेश की लगी हुई है। त्यागी पर योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। पुलिस ने इनामी पोस्टर भी लगा दिए हैं सड़कों पर। सर्च के लिए उत्तराखंड पहुंची हैं बाकायदा 3 टीमें। और त्यागी का जो फोन है ये 10 बार, खबर ये 10 बार ऑन किया गया, 10 बार ऑफ किया गया। हरिद्वार में नजर आया है श्रीकांत त्यागी। इसकी जो लोकेशन बताई जा रही है उत्तराखंड में, हरिद्वार में, उत्तराखंड में 3 लोकेशन अलग अलग मिली है त्यागी की। त्यागी परिवार की हर मूवमेंट पर पुलिस की नजर है। श्रीकांत की 4 महंगी गाड़ियों को भी उठवा लिया गया है, जब्त किया जा चुका है। त्यागी के आवास के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है बाकायदा। पुलिस गैंगस्टर लगाने की तैयारी कर रही है त्यागी पर। लापरवाही बरतने वाला जो एसएचओ था उसे सस्पेंड कर दिया गया है। बाकायदा 4 सिपाहियों पर भी एक्शन हुआ है। और पीड़ित महिला को 2 पुलिसकर्मी की सुरक्षा दी गई है। जो पीड़ित महिला है, जीएसटी की टीम भी त्यागी की दुकान पर पहुंच गई है। यह एक्शन अब तक हुआ है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इस सोसाइटी में जब योगी का एक्शन हुआ उसके बाद इस सोसाइटी में मिठाई बांटी गई जहां त्यागी दबंगई कर रहा था। यह देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं मिठाइयां खिलाई जा रही है। एम्बियंस दीजिए, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। यानी एक सोसाइटी में जब इतना किसी का डर और खौफ हो और योगी का हथौड़ा चल गया हो, उसके बाद लोगों का डर और खौफ गायब हो गया। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाने लगे और उसके बाद देखिए, एम्बियंस दीजिए, तालियां बजा रहे थे लोग। मिठाई वाली तस्वीर भी दिखाइए। यही होता है शासन और प्रशासन। लोगों में अपराधी का, किसी गुंडे का डर और खौफ खत्म हो जाए, लोग सुरक्षित महसूस कर सकें, उसके बाद ही लोग मिठाई खा सकते हैं। अब सुनिए जरा इस सोसाइटी के लोग क्या कह रहे हैं योगी ने जो एक्शन लिया है त्यागी पर, सुनिए। हम बहुत खुश हैं कि योगी जी का बुलडोजर चला, मतलब योगी जी का आशीर्वाद मिला। तो हमारे लिए तो ये बहुत है कि हमें इनसे मुक्ति मिले, इनके आतंक से मुक्ति मिले पूरे कैंपस को। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। चाहे आप बीजेपी के हो चाहे कहीं के भी हो, बुलडोजर चल सकता है आप पे। सो जो ये पूरा एक साइन है ना, दैट इज, मतलब इतनी खुशी हुई। पिछली रात हम लोग इतना ज्यादा थक गए थे, पुलिस ये वो इतनी भगदड़ हुई थी कल रात। उसके बाद सुबह उठ के जब ये देखा, मतलब एक तरीके से हमारी सुबह बहुत अच्छी हो गई। कि चाहे कोई कितना भी दिग्गज हो, पावरफुल हो, पैसा वाला हो, लेकिन यूपी में योगी सरकार में न्याय जरूर मिलेगा और सबके लिए एक सा होगा। आज हम लोग इतने खुश थे कि हम लोगों ने मिठाइयाँ बांटी यहाँ की बॉम्ब टीम ने, और आप इससे अंदाज लगा सकते हो हम लोग बहुत खुश थे। और आप देख सकते हो जहाँ आप खड़े हो, यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पहले हम खड़े नहीं हो सकते थे। यदि हम लोग आगे आते थे, चलो यहाँ से चलो, पर हम जैसे हम लोग बोलते तो हम नहीं डरते थे। तो हमने जरूर बोला था इसके, भैया एक दिन आएगा, कर्मा जरूर रिपीट होते हैं। तो वो दिन आ चुका है। खास करके योगी का जो काम है और मीडिया का जो काम है, खास करके उसके बाद ये बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसी की वजह से यहाँ पे इतनी कार्रवाई हो सकी थी। अब भय का माहौल आप लोगों ने निकाल दिया है और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत प्रयास किया है। सरकार का इकबाल बुलंद होना बहुत जरूरी है। लोगों में यकीन हो कि वो सुरक्षित रह रहे हैं जहां भी रह रहे हो। लेकिन योगी का एक्शन अभी त्यागी पर खत्म नहीं हुआ। ये देखिए, पहले दिन एक्शन हुआ था, योगी ने त्यागी की कार खिंचवा ली थी। फॉर्च्यूनर गाड़ी त्यागी की, एक नहीं 4 गाड़ियां त्यागी के पास थी, चारों खिंचवा ली गई। पुलिस ने पहला एक्शन लिया था त्यागी पर। अगली तस्वीर दिखाइए। इतना ही एक्शन नहीं, त्यागी के पोस्टर छप गए। 25,000 रुपए का इनाम है। त्यागी का पता बताने वाले को मिलेगा। जहां त्यागी नजर आए पुलिस को बताएं, इसलिए 25,000 का इनाम भी लगा दिया गया। और उत्तर प्रदेश की पुलिस कई टीमों में त्यागी को तलाश रही है। मैप के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा कहां ढूंढ रही है त्यागी को, शिद्दत से तलाश रही है योगी की पुलिस। नोएडा, लखनऊ ये वो जगह है जहां ढूंढा जा रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश, तपोवन, यहां उसकी ढूंढ हो रही है। यहां छिपा हो सकता है। बाकायदा त्यागी पर जो बड़ा एक्शन है वो होने वाला है। उसकी संपत्ति, बहुत संपत्ति उसने जुटाई है, उसकी संपत्ति पर एक्शन होगा। ये पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये लखनऊ में उसकी प्रॉपर्टी है त्यागी की, जिस प्रॉपर्टी
पर बाकायदा स्कैनिंग हो रही है जो प्रशासन के रडार पर है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये भंगेल में बताया जा रहा है उसकी दुकानें बहुत सी, और इन दुकानों से 7 से 8 लाख रुपए सिर्फ किराया मिलता है त्यागी को। अब आइए आपको सुनवाते हैं पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं, किस तरह से योगी सरकार त्यागी पर कार्रवाई की तैयारी में। और इनकी अब जो पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री पूरी देखी गई है, 2007 में भी थी और बाकी थी, उन सबको देखते हुए इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में केस रजिस्टर करके, और जो गैंगस्टर के जो टफेस्ट प्रोविजंस हैं, जैसा आपने देखा भी है पिछले 2 सालों में जिस तरह हमने संगठित माफिया को यहां से खत्म किया है, उसी तरह से गैंगस्टर के वो सारे प्रोविजंस को इन्वोक करते हुए इनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और आइए इस गालीबाज की पूरी कुंडली मैं आपको दिखाता हूं, कैसे ये छोटे आदमी से इतना बड़ा आदमी, इतना रसूखदार और इस तरह का गुंडा बन गया। देखिए, नोएडा के भंगेल का रहने वाला है ये त्यागी, और भंगेल में श्रीकांत की दरअसल पुश्तैनी जमीन, तो पुश्तैनी जमीन काफी थी। नोएडा अथॉरिटी ने क्या किया कि उन्हें अधिग्रहण करना था, लैंड एक्वायर करना था। तो त्यागी परिवार को क्या हुआ, जब अधिग्रहण हुआ तो करोड़ों रुपया मुआवजा मिला। अब करोड़ों मुआवजा मिल गया जमीन बेचकर, तो नोएडा में श्रीकांत त्यागी ने तमाम दुकानें ले ली। दुकानों से त्यागी को लाखों रुपए किराया आता है। इसी पैसे से श्रीकांत ने अपने रसूख को और ज्यादा बढ़ा लिया। श्रीकांत त्यागी ने कई महंगी गाड़ियां खरीदी। रसूख के लिए बाकायदा एक एस्कॉर्ट चलता था, यानी सुरक्षा का दस्ता उसके साथ चलता था। श्रीकांत त्यागी के साथ बाउंसर्स की फौज रहती थी। इतना ही नहीं, भंगेल में घर के बाहर पुलिसकर्मी तैनात रहते थे, बाकायदा पुलिस की बैरिकेडिंग भी हुआ करती थी, और घर जाने वालों की मेटल डिटेक्टर से तलाशी होती थी। त्यागी के इलाके में घुसने से पहले जांच होती थी, और घर में श्रीकांत त्यागी ने स्निफर डॉग भी लगाए हुए थे। नोएडा पुलिस की 2-2 गाड़ियां एस्कॉर्ट करती थी। एस्कॉर्ट करने वाली 2 गाड़ियां भी जब्त कर ली गई हैं। 3 साल पहले गांव छोड़कर सेक्टर 94 में रहने लगा त्यागी। सोसाइटी में भी श्रीकांत त्यागी दादागिरी करता था। बेसमेंट में त्यागी तहखाने के रूप में कमरा भी बना लिया था उसने। इस स्पेशल रास्ते से ही त्यागी पार्किंग में जाया करता था। घर के सामने पार्क में त्यागी ने कब्जा कर लिया था। नोएडा अथॉरिटी त्यागी की जांच में जुट गई है, और नोएडा के भंगेल गांव में श्रीकांत त्यागी की 6 दुकानें हैं। इन दुकानों पर बुलडोजर चलने का संकट मंडरा रहा है। जीएसटी अधिकारियों ने भी भंगेल प्रॉपर्टी पर छापेमारी की है। खुद सीएम योगी ने श्रीकांत त्यागी की रिपोर्ट तलब कर ली है, और त्यागी को सुरक्षा पैरवी करने वालों पर भी एक्शन होगा कि त्यागी के ऊपर किसका हाथ है, कौन से वो पुलिस वाले थे जो त्यागी को संरक्षण दे रहे थे। इन सब पर अब योगी का डंडा बराबर से चलने वाला है। आइए अब मैं आपको दिखाऊं, त्यागी के जो करीबी थे, त्यागी के करीबी जो गुंडे समर्थक आए थे, उन सब पर भी एक्शन हुआ। उससे पहले आपको दिखाऊं ये तस्वीरें, देखिए। ये आप देख रहे हैं जीएसटी की टीम, जीएसटी के ऑफिसर्स बाकायदा दुकानों पर पहुंच गए हैं। त्यागी की जो प्रॉपर्टी है उस पर पहुंच गए। ये टैक्स दे रहा था, नहीं दे रहा था, अवैध तरह से संपत्ति तो नहीं जुटाई है, सारी जांच अब पूरी कुंडली खुलकर सामने आ जाएगी। जहां जो कुछ अवैध होगा वहां त्यागी पर बड़ा एक्शन होगा। आइए मैं आपको दिखाऊं, त्यागी के जो गुंडे थे, जो समर्थक थे, जो कल पहुंचे थे ओमैक्स में, उन सबको पकड़ा गया था। देख रहे हैं आप, आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। ये चेहरों को देख लीजिए, ये श्रीकांत त्यागी के समर्थक थे, गुंडागर्दी करने पहुंचे थे सोसाइटी में। पुलिस ने वहां इन्हें पकड़ा, इनका भी त्यागी वाला हाल, सब जेल भेज दिए गए हैं। आइए अब आपको बताऊं इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाता हूं। सुनिए जरा पहले कि आखिर सियासतदान क्या कहना है, सुनिए। नहीं, यूपी पुलिस के साथ हम पूरा कोऑर्डिनेशन करेंगे, और कोई भी ऐसी बात होगी उस पर सख्ती से उत्तराखंड की पुलिस, उत्तराखंड की सरकार जो है कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरतने वाली। हर शातिर, हर बदमाश कोशिश करता है कोर्ट में सरेंडर की। इसका मतलब ये जाहिर है कि उस पर दबाव बहुत ज्यादा है, और उस प्रेशर को ईज आउट करने के लिए ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जांच का विषय है, इसे गिरफ्तारी के बाद ये सब विषय सामने लाए जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे योगी जी के किताब में किसी भी तरह का महिलाओं के प्रति, दुर्व्यवहार के प्रति 0 टॉलरेंस, और आज इसी का विषय है कि ये। खबरों में आगे बढ़ते हैं। त्यागी तो अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा योगी राज में। एक और बड़ी खबर है, खबर यह है कि संसद में आज रो पड़े उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू।
हुआ क्या ये मैं आपको बताऊं। पहली तस्वीर दिखाइए और फुल स्क्रीन लीजिए जरा। आप देख रहे हैं पीठासीन सभापति वेंकैया नायडू साहब को। आज वो रो पड़े, चश्मा उतारा है, रुमाल से आंसू पोंछे हैं, अपने आंसू रोक नहीं सके। सोचिए आखिर क्या हुआ कि आज उपराष्ट्रपति की आंखों में आंसू थे। ऐसा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति आज रो पड़े। दरअसल अंतिम दिन था, फेयरवेल का वक्त था, नए उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, इसलिए वेंकैया नायडू साहब का आखिरी दिन था और ऐसी क्या बात कही गई संसद में जो उनकी आंखों से आंसू आ गए। उसके बाद वो अपने आंसू रोक नहीं सके, उन्होंने सदन में ही अपने आंसू पोंछे। तो आइए आपको बताता हूं हुआ क्या। बहुत कम लोग वेंकैया नायडू साहब के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हुआ दरअसल ये, मां की कहानी सुन भावुक हो गए वेंकैया नायडू। उनकी मां के बारे में बात कर रहे थे टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रॉय। राज्यसभा में वेंकैया नायडू साहब का आज आखिरी दिन था। दरअसल एक सभापति के तौर पर उनके लिए विदाई भाषण चल रहा था और हुआ ये, इसी दौरान टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रॉय ने उनका दिल छू लिया, कुछ ऐसी बात कही। दरअसल डेरेक ने सदन में वेंकैया जी की मां की कहानी सुनाई, जिन्हें वेंकैया नायडू ने सिर्फ 1 साल की उम्र में खो दिया था। वेंकैया नायडू जी की मां की मौत तब हो गई थी जब वेंकैया नायडू सिर्फ और सिर्फ 1 साल के थे। डेरेक ने बताया कि एक दिन वेंकैया अपनी मां की गोद में थे, तभी एक बैल ने उनकी मां के पेट में सींग मार दी। पेट में सींग लगने के बाद उनकी मां को अस्पताल ले जाया गया और बैल का हमला इतना ज्यादा जबरदस्त था कि वेंकैया जी की मां को बचाया नहीं जा सका। लेकिन 1 साल की उम्र में मां को खोने वाला शख्स उपराष्ट्रपति बन गया। इतना सुनते ही वेंकैया नायडू की आंखों में आंसू आ गए, वो रो पड़े और वो सिर नीचे करते हुए अपने आंसू पोंछने लगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डेरेक ओब्रॉय ने क्या कहा, जिसको सुनकर वेंकैया नायडू अपने आंसू रोक नहीं पाए। श्री Derek B. O'Brien. So one such family owned 8 pairs of bullocks. So good so far. But one day, one of these bullocks, the animals, they went totally nutty, and the bullock actually gorged a lady in the stomach. The lady was carrying a baby or a 1-year-old boy. Dropped the child, obviously. The lady was taken to the hospital and the lady passed away. And the child lost his mother at the age of 1. This is your story, sir, of an early loss. And from that early loss, you have done whatever you have done, which we can find in not only Wikipedia entries, but in a glorious career you have had. ये इस सदन के लिए बहुत ही भावुक पल है। सदन के कितने ही ऐतिहासिक पल आपकी गरिमामय उपस्थिति से जुड़े हुए हैं। फिर भी अनेक बार आप कहते रहे हैं, आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स बट नॉट टायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ। और इसलिए इस सदन को नेतृत्व देने की आपकी जिम्मेदारी भले ही पूरी हो रही हो, लेकिन आपके अनुभवों का लाभ भविष्य में सुदीर्घ काल तक देश को मिलता रहेगा। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।
सोचिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म पहले आता है।